स्टूडेंट्स, आज का देखो आपकी यूनिट है 5th और यूनिट 5th का पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसका नाम है ESR, यानी ESR की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ESR की ये प्रिंसिपल वगैरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इससे कि एक्सप्लेन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले ESR के बारे में लिखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन ए ब्रांच ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी ESR भी कैसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आती है। आपको बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टाइप की होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी किसका अध्ययन करती है या किसकी स्टडी करती है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जैसे मॉलिक्यूल है उसकी सरफेस पर रेडिएशन डालेंगे। ठीक है, तो उस रेडिएशन को अगर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा और उस एब्जॉर्ब की गई रेडिएशन का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यानी ये भी क्या है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। फिर इसके बाद में जिसमें एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस माइक्रोवेव की किसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सब्सटेंस की मैग्नेटिक एनर्जी लेवल को स्प्लिट कर देता है और इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड स्पिन के ट्रांजिशन को प्रेरित करता है। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी में स्प्लिटिंग बाहरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने पर होती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रोवेव की 104 से 106 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी पर ही ऑपरेट होती है। यानी अपने को कोई सैंपल लेना है, ये ठीक है, ये कोई सैंपल है जिसको ESR चैम्बर कह दिया। इस पे क्या किया अपन ने, बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन का है, नीचे की तरफ है, तो जिसकी नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो ये क्या कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है उस सैंपल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका जो स्पिन है वो अपने आप अपनी स्पिन को किसके पैरेलल कर लेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है। ठीक है, फिर अपने इस पर क्या किया, माइक्रोवेव रेडिएशन दी। ठीक है ना, माइक्रोवेव की रेडिएशन कितने फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, 104 से 106 के बीच ही होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये क्या कर लेता है, जो ये जो स्पिन होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, फिर इस पे क्या होता है, स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। स्पिन चेंज होने से स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है इसमें। ठीक है, उस स्पेक्ट्रा का क्या कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने पर डिपेंड करती है। यानी कि जो माइक्रोवेव होती है उसकी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा सैंपल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सैंपल के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर लिखा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल डिफरेंट लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। ये इस प्रकार का एक्साइटेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन कहलाता है। यानी कि क्या करता है कि जो माइक्रोवेव का रीजन एब्जॉर्ब किया, ठीक है, सैंपल ने, और क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन के वो एनर्जी लेवल जो होती है वो स्प्लिटिंग होती है, एनर्जी लेवल में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा है कि एज वी नो डेट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है ना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है S बराबर हाफ। ठीक है, MS बराबर, यानी MS एंगुलर ये मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, S यानी स्पिन से जो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हुआ है वो, तो MS की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है। ठीक है ना, स्पिन अगर देखो, स्पिन अगर इस डायरेक्शन में है तो उसका प्लस हाफ होगा, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन इस तरह से है, विपरीत दिशा में है, तो माइनस हाफ होता है। तो उसी बेस पर है ये MS बराबर प्लस हाफ और MS बराबर माइनस हाफ। फिर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, यानी जो बाहर से अपन मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन को B नोट, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन है वो एंटी पैरेलल या पैरेलल अपनी स्पिन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। प्रत्येक चेंजमेंट को क्या होते हैं, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी स्पिन को चेंज करने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसका फॉर्मूला ये है, E बराबर MS GE और म्यू बी और B नोट। देखो म्यू बी क्या है, बोर मैग्नेटोन है, G क्या है, यहाँ G फैक्टर है,
ठीक है। बी नॉट ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एम एस यानी कि मैग्नेटिक स्पिन है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद क्या है, माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्व करके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ये एक्साइटेशन मैग्नेटिक फील्ड के अंडर होता है। एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन की डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। देखो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पे है, ठीक है ना। ये देखो B बराबर 0 है पहले तो इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड अपन ने एक्सटर्नल बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। फिर इस पॉइंट के बाद में क्या हो जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो क्या हो जाती है, एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में मानो उसकी स्पिन इस तरह से थी ग्राउंड स्टेट में, फिर वो माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेशन स्टेट में चला गया, ठीक है ना। हाईएस्ट एक्साइटेशन स्टेट में जाने के बाद में क्या कर लेता है, ये अपनी स्पिन चेंज कर लेता है, ठीक है। स्प्लिटिंग हुई, स्पिन चेंज हुई, ठीक है। ये दो ही प्रोसेस हो रही है इसमें। ये सार की प्रिंसिपल बोल लो आप इसका, तो वो कंप्लीट होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइपरफाइन स्प्लिटिंग या हाइपरफाइन कपलिंग भी बोलते हैं। तो क्या बोलता है, मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई और नेबरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के बीच के इंटरेक्शन से ESR सिग्नल में अकेन स्प्लिटिंग हो जाती है। इस टाइप की स्प्लिटिंग को हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहते हैं। एक बार स्प्लिटिंग तो यहाँ हो रही थी, दूसरी बार स्प्लिटिंग कब होगी, जब जो न्यूक्लियस है, जो एटम का न्यूक्लियस है उसके मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे क्या होता है, ये एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, ये दोबारा से स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहलाती है, ठीक है। किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई के इंटरेक्शन के रिजल्ट से स्प्लिटिंग होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2n+1, ठीक है ना। 2n+1, I या n एंड I क्या है, n तो क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और I क्या है, न्यूक्लियर स्पिन ऑफ मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, यानी ये न्यूक्लियस की स्पिन है I और n क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, ठीक है। आगे बात समझ में, I क्या है, न्यूक्लियस की स्पिन और n क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन। फिर क्या लिखा है, न्यूक्लियाई मैग्नेटिक एक्टिव, यानी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस मैग्नेटिकली एक्टिव है या नहीं वो कैसे पता करेंगे, इस I की वैल्यू से पता करते हैं। अगर I की वैल्यू 0 हुई तो उसमें कॉल्ड स्पिन इनएक्टिव कहते हैं। उस न्यूक्लियस को, उस नाभिक को क्या कहेंगे, स्पिन इनएक्टिव कहेंगे। डज नॉट इन्वॉल्व हाइपरफाइन, और फिर उसमें क्या होगा, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। क्या बोला है, अगर न्यूक्लियस के I की वैल्यू 0 होती है, I की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी, तो वो स्पिन इनएक्टिव कहलाएगा और उसमें क्या होगी, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। और अगर I की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी तो वो स्पिन एक्टिव होता है और हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहलाता, उसमें हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होती है फिर, ठीक है। फिर रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि न्यूक्लियाई में अगर, अब यह I बराबर 0 कब होगा और I नॉट इक्वल्स टू 0 कब होगा, उसके रूल है, ठीक है। तो बोला न्यूक्लियाई में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन, अब न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाया जाता है। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या कैसी हो, इवन यानी 2, 4, 6, ये इवन हो तो I बराबर 0 होगा, ठीक है ना। अगर इवन हो, दोनों की संख्या कैसी हो, इवन हो, तो उसकी I की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और सेकंड रूल क्या कहता है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, दोनों ओड हो, तो I इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अतः I की वैल्यू एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या बोलती है, अगर प्रोटॉन की संख्या ओड तथा न्यूट्रॉन की संख्या इवन हो, यानी एक ओड और एक इवन हो, तो I इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, या I की वैल्यू हाफ इंटीग्रल होगी, ठीक है ना। अब ये देखा है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर से भी I की वैल्यू निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब जैसे एग्जाम्पल ये कार्बन 6 और इधर 12 है, ठीक है ना।
तो ये तो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर कितने हैं 6, और ये जो होगा वो मास नंबर होगा, तो मास नंबर कितने हैं 12। अब दोनों ही कैसे इवन है, तो आई की वैल्यू 0 होगी और हाइपरफाइन स्प्लिटिंग नहीं होगी। देखो आई की वैल्यू अगर 0 है तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब देखो H1 का एग्जाम्पल लिया, यानी दोनों तरफ क्या है H1 और 1 ऐसे हैं, तो इसमें दोनों कैसे हैं ओड है, तो आई इज नॉट इक्वल्स टू 0 और हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होगी इसमें। आगे बात समझ में। अब इसने शो किया है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो शो किया है एमएस, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एस, एस यानी कि स्पिन से, यानी चक्रण। इलेक्ट्रॉन दो टाइप की गति करता है, एक तो चक्रण गति और एक कक्षीय गति। तो ये चक्रण गति से जो उत्पन्न मैग्नेटिक मोमेंट है उसको शो किया है एमएस, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई एमआई से शो किया है। सो पॉसिबल अलाउड स्पिन का फॉर्मूला आता है, देखो पॉसिबल अलाउड स्पिन का फॉर्मूला आता है 2mi बराबर 2i+1, और एम की वैल्यू हमेशा +½ और -½ दो ही तरह की होगी। इसमें होगी 2i+1। अब i की वैल्यू अगर 1 है तो i की जगह यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में 1 रख दो, तो mi बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट के बीच के इंटरेक्शन, अनपेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट के बीच के इंटरेक्शन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इंटरेक्शन एनर्जी को इस प्रकार रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें क्या करना है, हाइपरफाइन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए एक एनर्जी का फॉर्मूला आता है E बराबर AMS/MI। एमएस क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट, और MI क्या होगा, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट। और यहाँ पर A क्या आएगी, A की वैल्यू आ जाएगी, एक कांस्टेंट है जिसे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे देना बस। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड एक आगे टॉपिक आएगा जी से रिलेटेड। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन स्पिन की एनर्जी पास वाले मैग्नेटिक न्यूक्लियस से प्रेरित होती है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन की एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रॉन कौन से स्पिन में होगा, उसकी एनर्जी किस पे, मैग्नेटिक न्यूक्लियस पे, यानी उसके पास वाले जो न्यूक्लियस है उससे प्रेरित होता है। इसके लिए फॉर्मूला है EMS बराबर एनर्जी, EMS यानी एनर्जी है और MS वही स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और G क्या है यहाँ पर, जी फैक्टर है, ये आगे पढ़ेंगे जी फैक्टर क्या होता है। म्यू बी क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। MS क्या है, वही स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और B नोट वही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फिर टोटल E की बात करें तो E टोटल कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट और न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट। EMS + MI बराबर G ये वाला, म्यू बी ये वाला फॉर्मूला, और प्लस में ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये दोनों का ऐड कर देंगे। फिर बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक ESR स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम ज्ञात करेंगे। ESR स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके स्पिन की वैल्यू होती है S बराबर ½ ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास में। इसके न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा I बराबर ½ अब देखो, अब मैंने पीछे बात की थी कि हाइड्रोजन का देखो H1 ऐसे होता है, तो यानी कि दोनों कैसे हैं, ये ओड है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, ओड है, तो यानी कि I इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है यानी कि I की वैल्यू कैसी होगी, ½ होगी। ठीक है, इंटीग्रल होता है, तो I की वैल्यू इसमें आ गई ½ फ्री इलेक्ट्रॉन की दो एनर्जी लेवल इस प्रकार होगी। इसमें देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपन ने नहीं लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई। यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, स्प्लिटिंग हो गई, ये नीचे ग्राउंड लेवल और ये हाई लेवल। ग्राउंड लेवल के लिए वैल्यू -½ एक्साइटेड स्टेट के लिए +½ ठीक है, इस प्रकार की स्प्लिटिंग में स्पेक्ट्रम में एक सिंगल पीक प्राप्त होती है। सिंगल पीक कैसे होगी, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखेंगे, तो एक +½ एक -½ ठीक है ना, इस तरह से तो एक पीक मिलती है अपने को। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो कितनी पीक मिलेगी, एक ही पीक मिलेगी, एक ही स्पेक्ट्रम में एक इस तरह से पीक मिलेगी। ठीक है,